नारे बंद करिए। नारे बंद करिए। नारे बंद करिए। दस तो दस दरिया भी ना छोड़े हमने, दस तो दस दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अब मैं दावत खिताब देता हूँ बेहद एहतराम, बहुत बेहद एहतराम के साथ मोहतरम, आपके हमारे दिलों की धड़कन, आप और हम जिनको सुनने के लिए कई देर से यहाँ पर मुंतजिर है, अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैं बहुत एहतराम के साथ मोहतरम कायद ऐवान हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब को दावत खिताब देता हूँ। हर सिमत मचलती किरणों ने, हर सिमत मचलती किरणों ने अफसोस है शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। सैनशीन पर तशरीफ फरमा। मजलिस अराकीन असेंबली, कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत माब पर्दानशीन माँ और बहनों, हजरात, इंतखाबात का वक्त है और पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मुंबई शहर के बल्दी इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमाई करेगी। मुंबई शहर के बल्दिया की तारीख तो हिंदुस्तान की आजादी से पहले तक जाती है और आजाद हिंदुस्तान के 70 साल की तारीख में भी मुसलसल मुंबई शहर के बल्दी इंतखाबात होते रहे और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पहली मर्तबा मुंबई के बल्दी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। और जब मैं इंतखाबात की बात करता हूं तो ये जरूर कहूंगा कि जमहूरियत की खूबसूरती है कि हर इंसान को, हर शहरी को जो इस मुल्क का बाशिंदा होता है उसको अपने इजहार हक की आजादी होती है। इजहार हक की आजादी के साथ साथ उसको इस बात की भी आजादी रहती है कि वो अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब कर सकता है। और जमहूरियत की खूबसूरती है कि हर शहरी को बराबर का हक दिया जाता है अपने वोट के इस्तेमाल का। और मैं ये बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहीं पर किसी को पेट्रोल की दौलत से नवाजा है तो किसी को सोने की दौलत से नवाजा है तो किसी को हुस्न से नवाजा है तो किसी को कुछ और चीज से नवाजा है। तो याद रखिए, आज हमारे अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो हमारा वोट है और हम अपने वोट के जरिए न सिर्फ अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं बल्कि इस मुल्क के मुकद्दर के फैसले के मालिक भी हम बन सकते हैं, बशर्त ये
कि हम अपने वोट को सही सिमत में ले जाएं, सही जगह पे ले जाएं और सही उम्मीदवार के इंतखाब के जरिए अपनी आवाज को ऐवानों तक पहुंचाएं। लेकिन आज हम देखते हैं कि इंतखाबात होते हैं, अवामी नुमाइंदे मुंतखब जरूर होते हैं, लेकिन अवाम के हकीकी मसाइल जूं के तूं रहते हैं और कोई मसला या मसाइल हल नहीं होते। सिर्फ जज्बाती तकारीरें होती हैं, झूठे वादे होते हैं, हथेली में जन्नत दिखाई जाती है, हमारे गुर्बत के खात्मे का वादा किया जाता है, हमारी बस्तियों से इफलास को, गंदगी को दूर करने का वादा किया जाता है, बड़े बड़े मैनिफेस्टोज निकाले जाते हैं, ऐलानात होते हैं, 5 बरस गुजर जाते हैं, लेकिन ना हमारी बस्तियां बदलती हैं, ना हमारा मुकद्दर बदलता है, ना हमारा नसीब बदलता है, ना हम में कोई खुशहाली आती है, ना कोई तरक्की आती है। तो इसकी वजह क्या है? कि वजह यही है कि गलत नुमाइंदों का इंतखाब भी जिम्मेदार है इस चीज का। आप ये बात पूछेंगे और अवाम के जहन में जरूर ये सवाल आएगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आप आए हैं, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के कायद बनकर आए हैं और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हक में मुहिम चला रहे हैं और अवाम को राग़िब कर रहे हैं मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी अता करने के लिए, देने के लिए। तो आप क्या करने वाले हैं? मैं आपसे यह बात जरूर कहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कोई नया फार्मूला लेकर नहीं आई है, कोई नई तरकीब लेकर नहीं आई है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अगर आज महाराष्ट्र को आई है, आज मुंबई में आई है, या आज मजलिस उत्तर प्रदेश में आई है, या मजलिस आज बिहार में आई है, तो कोई नया, कोई सुनहरी ख्वाब या फिर हथेली में जन्नत लेकर नहीं आई है, बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हैदराबाद और रियासत आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के कामयाबी का फार्मूला लेकर आई है, कोई नई बात लेकर नहीं आई है। तो आप ये पूछेंगे या आपके जहन में यह बात आएगी कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने आंध्रा में क्या किया, तेलंगाना में क्या किया, या शहर हैदराबाद जहां से मैं आया हूं वहां हमने क्या किया। आज दुनिया या हिंदुस्तान मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की बेबाकी को या मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के बेखौफ अंदाज बयां को कबूल करता है या जानता है, या फिर हिंदुस्तान आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की शोला बयानी को जानता है, या फिर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की हक गोई को जानता है। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ बेबाकी के साथ मुखातिब नहीं होती, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ जज्बाती तकारीर नहीं करती, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ जज्बाती नाए नहीं देती, बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अमली तौर से काम करती है। और वही काम है जिसकी वजह से हम मुसलसल जीतते आए हैं और अपने हलकों की आवाम के एतमाद से कभी महरूम नहीं हुए। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आंध्रा की असेंबली में 55 साल से नुमाइंदगी कर रही है। रिकॉर्ड है कि 55 साल से मजलिस नुमाइंदगी कर रही है। तो सवाल यह पैदा होगा कि 55 साल में आपने क्या हासिल किया, क्या कामयाबियां हासिल की। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने न सिर्फ इत्तेहाद को पैदा किया,
एक मजबूत ताकत बनाई, एक सीसा पिलाई हुई मजबूत दीवार खड़ी की, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एहसास महरूमी जो सरजमीन दखन के हमारे भाइयों में थी, उस एहसास महरूमी का खात्मा किया, एहसास कमतरी को खत्म किया और एक नए अज़्म व नए इरादे के साथ आगे बढ़ी। आज आपको सुन के हैरत होगा कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खुद का अपना मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमबीए कॉलेज है, एमसीए कॉलेज है, आर्किटेक्चर कॉलेज है, फार्मा बी कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, फिजियोथेरेपी कॉलेज है, हमारे पास स्कूल है और हमारे खुद के जूनियर व ग्रेजुएशन के कॉलेजेस हैं। मैं ये कहूंगा कि आप सुनते होंगे केजी से लेकर पीजी तक की तालीम है, लेकिन हमारे पास नर्सरी से लेकर पीएचडी की तालीम तक हमारे पास है। आज हमने तालीम के मैदान में यह हासिल किया, तो न सिर्फ ये बल्कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खुद का अपना दवाखाना है, ओएसी हॉस्पिटल, वो असरा हॉस्पिटल के नाम से। अरे मैं दावत देता हूं मुखालिफीन मजलिस को कि आओ हैदराबाद को आओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, बताऊंगा कि हमने क्या किया है। हमने सिर्फ जज्बाती तकारीरें नहीं की, बल्कि हमने अमली तौर पे काम किया है। अरे तुम्हारे मुंबई शहर का सबसे बड़ा दवाखाना भी हमारे दवाखाने के सामने छोटा है, इतना बड़ा दवाखाना हमारा है। मुझे याद आता है कि मुलायम सिंह यादव डिफेंस मिनिस्टर थे, वो जब हैदराबाद आए थे तो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया, लेकिन मैं कहूंगा कि हैदराबाद के लोगों के लिए, बिलखुसूस उन मजलूम व गरीब मुसलमानों के लिए सलाहुद्दीन ओवैसी ने शाहजहां से बड़ा काम किया, कारनामा किया, जो ओवैसी हॉस्पिटल बनाया। कि हमने या आपके चाहे लीलावती हॉस्पिटल हो या जो भी हॉस्पिटल हो, मैं कहूंगा जब ओवैसी हॉस्पिटल बना था तो सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा दवाखाने का खिताब उसको हासिल हुआ था। तो आप बताओ कि यह कैसे मुमकिन हुआ, किस तरीके से मुमकिन हुआ? यह सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद की ताकत की वजह से मुमकिन हो सका, और सिर्फ सियासी ताकत के जरिए हमने इसको काम को किया। एक दवाखाना बनाना कोई आसान काम नहीं है। एक एक फ्लोर 1 लाख स्क्वायर फीट से बड़ा है, 9.5 लाख स्क्वायर फीट का दवाखाना है। सिर्फ एक दवाखाना था 5 बरस पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यह कहूंगा कि 5 बरस में हमने वो काम को जारी रखा, जो काम हमारे वालिद ने किया था हमने उसके बराबर का एक और काम किया। तो हैदराबाद चार मीनार के दामन में असरा हॉस्पिटल नामी एक हॉस्पिटल कायम किया, 5.5 लाख स्क्वायर फीट से बड़ा दवाखाना बना दिया। और ये दवाखाने क्या पैसे कमाने का जरिया है? नहीं है मेरे भाई। 10 रुपये लिया करते थे हम, आउट पेशेंट में 10 रुपये का कार्ड बना ले तो 3 महीने तक चल सकता है। अब हम बढ़ाए 10 को 20 रुपये करें। जदगी
800 रुपये में, डायलिसिस 500 रुपये में, सीटी स्कैन 700 रुपये में, एमआरआई 3400 रुपये में, अगर सिजेरियन का ऑपरेशन है तो 7000 में पैकेज है, सिजेरियन का ऑपरेशन वो भी हो जाता है। अगर ओपन हार्ट सर्जरी है तो 70,000 में, ब्रेन की सर्जरी है तो 60,000 में, एंजियोग्राम होता है तो 4,800 रुपये में, एक स्टंट के साथ एंजियोप्लास्टी होती है तो 25,000 में। क्या यह काम कहीं हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान में। क्या किसी रहनुमा ने किया? क्या किसी ने किया है यह काम? बताइए। अरे हमने यह काम किया, न सिर्फ यह काम किया, अगर हम मजलिस में और दूसरों में फर्क है तो फर्क यही है कि हम इख्तिदार से लड़ते हैं, अपने हक के लिए जिदोजहद करते हैं, मुतालबा करते, मांगते हैं, लेकिन हुकूमत के देने का इंतजार करते हैं, लेकिन हुकूमत के देने से पहले अपने जरिए अपने आप क्या कर सकते हैं उस पर तवज्जो देकर करना शुरू कर देते हैं। यही फर्क है हम में और मजलिस में। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने औकाफी जायदादों को हासिल किया। आप पूछेंगे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट कायम किया तो मजलिस ने किया। सारे हिंदुस्तान में मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स अगर बनी तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने बनाया था, कहीं पर नहीं थी। सबसे पहले माइनॉरिटी कमीशन हिंदुस्तान में बना तो आंध्रा की असेंबली में बना। सबसे पहले हैदराबाद पुराने शहर के डेवलपमेंट के लिए खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हमने बनाई, कहीं पर नहीं बना। अरे न सिर्फ ये, बल्कि आपको अगर बताऊं 55 बरस में तो हमने बहुत कुछ किया, लेकिन 4-5 बरस में हमने जो हासिल किया अगर वो बताऊं मुख्तसरन, क्योंकि वक्त कम है। मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ था, मालेगांव में भी बम धमाका हुआ, अजमेर शरीफ में भी बम धमाका हुआ, और इस बम धमाके के बाद गिरफ्तारियां हुई। हैदराबाद में भी गिरफ्तारियां हुई, और हैदराबाद में मुसलमान बच्चों को गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट के में मुकदमा हुआ, उनको अजियतें दी गईं, उनको मारा गया, पीटा गया पुलिस की जानिब से। लेकिन मुकदमे में जब वो बाइज्जत बरी हुए, बाइज्जत बरी होने के बाद मजलिस के 7 एमएलए हैं, 7 एमएलए मेरी क़यादत में आंध्र प्रदेश की असेंबली को चलने नहीं दिए, और वक्त का चीफ मिनिस्टर ऐवान असेंबली में खड़े होकर कहता है कि मैं इन बच्चों से, इन बच्चों के वालिदैन से, इन बच्चों के अफराद खानदान से, और मैं आंध्र प्रदेश के सारे मुसलमानों से माफी मांगता हूं कि इन बेकसूरों को गिरफ्तार किया गया था। क्या कहीं हुआ? क्या मालेगांव के धमाकों पर गिरफ्तार बेकसूर बच्चों के रिहाई के लिए कोई आवाज उठी? अरे आप बताइए, ये काम हमने किया। चीफ मिनिस्टर ने उठकर कहा कि अकबर भाई माफी मांग ली ना, बस है। मैंने कहा नहीं, बस नहीं है, बस नहीं है। तुम्हारी गिरफ्तारी की वजह से इनकी जिंदगियां खराब हो गई हैं, बरसों जेल में चले गए, अब कोई इनको नौकरी नहीं देता है। आप हुकूमत की जानिब से इनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना चाहिए। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया इनको कि ये बेकसूर हैं, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये मुलविस नहीं थे, हम गलती से इनको पकड़े। फिर कहा अकबर साहब बस है। मैंने कहा नहीं, ये भी बस नहीं है। कहा और
क्या होना चाहिए? मैंने कहा आपने गिरफ्तार किया, अब इनको कोई नौकरी नहीं देगा, और नौकरी नहीं देगा तो घर कैसा चलेगा, वो अपने पेट को कैसे पालेंगे? तो कहा क्या करें? मैंने कहा आप हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से एक एक बच्चे को 10-10 लाख रुपया देना, ताकि वो अपना काम, वो कारोबार शुरू कर सके। फौरन हुकूमत की जानिब से उन गिरफ्तार शुदगान को माली इमदाद दी गई। क्या ऐसा कहीं हुआ? आप बताइए। अरे आज हम सिर्फ इख्तिदार के कुर्सियों को हासिल कर इख्तिदार के कुर्सियों की जीनत नहीं बनते, बल्कि इख्तिदार के कुर्सियों के जरिए एहसास महरूमी को खत्म करते हैं, नाइंसाफी को इंसाफ में बदलते हैं, और हक तलफी को हक हासिल करके हम उसको बदलते हैं। यह हमारा काम है। आज आप बताइए, न सिर्फ ये, बल्कि मैं कहूंगा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है, सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। और वह कामयाबी क्या है कि आंध्र प्रदेश के असेंबली में मैं कामयाब हुआ इस चीज को हासिल करने में कि बार बार असेंबली में गड़बड़ करता रहा। 2 दिन तक असेंबली नहीं चली, तीसरे दिन असेंबली चली, तो मेरा मुतालबा क्या था कि यह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। यह सच्चर कमेटी कह रही है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमान सबसे पीछे है। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमल आवारी करो, यह मुतालबा था। उस वक्त मुझे याद आता है, हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर का नाम वाईएस राजशेखर रेड्डी था। वो हवाई जहाज के हादसे में, हेलीकॉप्टर के हादसे में उनका इंतकाल हो गया। ऐवान में कहा कि अकबर साहब आप बोलो, माइक देते हैं। जब मुझे माइक दिए तो मैंने कहा मुझे आज समझ नहीं आ रहा है कि ये हुकूमत क्या राजशेखर रेड्डी की है या नरेंद्र मोदी के गुजरात की हुकूमत है। तो चीफ मिनिस्टर ने उठकर कहा, अकबर साहब इतनी बड़ी तोहमत, इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर कि मुझे मोदी से मिला रहे हैं। मैंने कहा अगर आपको मेरी बात बुरी दिखी है तो ऐलान कर दो कि जितने मुसलमान माइनॉरिटी, जितने स्टूडेंट्स होंगे, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसीज, जितने माइनॉरिटीज में है, जितने माइनॉरिटी स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी जो भी फीस होगी, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो एमसीए हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो लॉ हो, नर्सिंग हो, कुछ भी हो, उसके पैसे, उनकी फीस हुकूमत देना। तो पलट के वो फंस गए। अगर ऐलान नहीं करते तो फिर रेड्डी मोदी के बराबर हो जाता। उठे और बोले, अकबर साहब मैं ऐलान करता हूं कि जितने भी मुसलमान माइनॉरिटीज हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज हो, पारसी माइनॉरिटीज हो, कोई भी माइनॉरिटीज रहेगा, वो अपनी तालीम हासिल करेगा तो जितनी भी फीस होगी हुकूमत अदा करेगी। और आज तक क्या आपको मालूम कितने करोड़ की फीस जाती है? मेरी रियासत में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की 550 करोड़ रुपया हुकूमत देती है, जो बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए में दाखिला लेकर तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या ये कामयाबी नहीं है मेरे भाई? आप बताइए, इतनी बड़ी कामयाबी, 4.5% रिजर्वेशन हमने हासिल किया आंध्रा में। आंध्र प्रदेश टूट गया, तेलंगाना बना और आंध्र प्रदेश भी रहा। लोग बोले क्या रिजर्वेशन चले जाएगा रियासत के टूटने पर, लेकिन हमने आंध्रा में भी वो रिजर्वेशन को कायम रखवाया, तेलंगाना में भी रिजर्वेशन को जारी रखवाया। आप बताइए, क्या
ये बड़ा काम या बड़ा कारनामा नहीं है? बताइए कि हमने ना सिर्फ रिजर्वेशन, आपको सुन के हैरत होगी, आपको सुन के हैरत होगी कि आज से 15 दिन पहले के असेंबली के सेशन में मैंने एक और कामयाबी हासिल की, और वो कामयाबी क्या है आपको मालूम? एससी एसटीज को जितने मराहत, जितने बेनिफिट्स मिलते हैं, एससी एसटीज के बराबर तालीम के मैदान में और रोजगार के मैदान में माइनॉरिटीज को भी मिलेंगे, मुसलमान को भी मिलेंगे, सिख को भी मिलेंगे, पारसी को भी मिलेंगे। आप बोलेंगे क्या है इसका फायदा? फायदा यह है, एससी एसटी एक इम्तिहान लिखता है तो 40 बरस की उम्र तक लिख सकता है, और जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट 30 इयर्स में खत्म हो जाता है। एससी एसटी कोई इम्तिहान को 4 वक्त लिख सकता है, 5 वक्त लिख सकता है। जनरल कैटेगरी के लोग 2 से 3 मरतबा लिखते हैं। एससी एसटी के पासिंग मार्क्स 30 है तो दूसरों के 50 रहते हैं। एससी एसटीज को स्कूल में फ्री तालीम, न सिर्फ फ्री बल्कि उनको किताबें दी जाती हैं, हॉस्टल फैसिलिटी होता है, पॉकेट मनी दी जाती है, खाना दिया जाता है। जो जो मराहत एससी एसटीज को है वो सारे के सारे मराहत तेलंगाना रियासत में हमारे चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि तेलंगाना के सारे मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को भी दिया जाएगा। हेलो, क्या ये कारनामा नहीं है? बताइए। औकाफी जायदादें, हेलो, हमारे पास लाखों एकड़ की औकाफी जायदादें हैं। तेलंगाना हो, आंध्रा हो, या फिर आपकी रियासत महाराष्ट्र क्यों ना हो, सारे हिंदुस्तान में औकाफी जायदादें हैं। लेकिन आप बताइए कि औकाफ की जायदादों का इस्तेमाल क्या जिस मकसद के लिए, जिस मंशे से वक्त किया गया था, हुआ क्या? बताइए। आज हमारे शहर हैदराबाद में हम औकाफी जायदादों को लड़कर हासिल करने में कामयाब हुए। राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे तो उनके दौर में 80 एकड़ मैंने हासिल की थी। उसके बाद किरण कुमार रेड्डी आए थे चीफ मिनिस्टर, उनके दौर में 35 एकड़ हासिल की। अब इस सेशन में 15 दिन पहले हुआ, हैदराबाद में सबसे बड़ा मसला पुराने शहर में हुआ, वो ये है कि मरने के बाद मैयतों को दफन करने के लिए जगह नहीं है, तो उसके लिए 54 एकड़ जमीन हमने हुकूमत से हासिल की है गरीब मुसलमानों की मैयत की तदफीन के लिए। ये भी हमने किया। और आपको सुन के हैरत होगी कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, लेकिन हमारी रियासत में हो रहा है कि मेरी गड़बड़ की वजह से 45 करोड़ रुपया हुकूमत देगी, और हाईटेक सिटी जो हमारे पास है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो हब है, वहां पे एक इस्लामिक सेंटर की तामीर होगी 40 करोड़ के सरफे से। 40 करोड़ से हमारी रियासत में 70 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। 70 सालाना इन रेजिडेंशियल स्कूल्स पर करीब 2000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है। क्या ये कारनामा नहीं है मेरे भाई? न सिर्फ ये बल्कि हैदराबाद में एक औकाफी जायदाद का मुकदमा लड़कर मैंने हासिल किया। मुकदमे को तो उसकी जमीन रोड वाइडनिंग में चले गई, उसके बाद वो सरकारी दफ्तर था 4000 गज पे, करीब 1-1.5 एकड़ पर हुकूमत से नुमाइंदगी कर हमने सरकारी दफ्तर को खाली करवाया, 1.5 एकड़ जमीन दिलाई, और उस 1.5 एकड़ की जमीन पर
एक शानदार यतीम खाना बन रहा है, यतीम बच्चों के लिए स्कूल बन रहा है, हेल्थ सेंटर बन रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और भी बहुत से कारनामे हैं। आज आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, मेरे दो अराकीन असेंबली भी यहां मौजूद है। महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज का बजट कितना है? 350। माइनॉरिटीज की आबादी कितनी है? मुस्लिम, सिख, पारसी, क्रिश्चियन सब मिलाकर। मुसलमान 1.25 करोड़ है, सब माइनॉरिटीज मिलाकर 3 करोड़ होंगे। 3 करोड़ माइनॉरिटीज के लिए 300 करोड़। और मैं जिस रियासत से आया हूं वहां माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन कितना है? मुसलमान 50 लाख, क्रिश्चियंस 4.5 या 5 लाख, पारसीज, ये सब अगर इन सब को ले ले तो 60 लाख है माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज का बजट कितना है? जिस रियासत से मैं आया हूं आपको सुन के हैरत होगी, माइनॉरिटीज का बजट 1200 करोड़ है। आप बोलेंगे, आप मुझे बोलेंगे, अकबर साहब आप मुंबई में तकरीर कर रहे हैं या हैदराबाद में? कि आप हैदराबाद की बातें यहां कर रहे हैं? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, जो लोग ये जानना चाहते हैं, जो ये लोग सोच रहे हैं कि मजलिस क्यों आई है, तो मैं उनको बताने आया हूं कि आपके वोटों के सौदागर थे, वो सौदा करते थे। इख्तिदार पर बैठकर 70 वर्ष तक इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठकर आपके नुमाइंदे बनकर ऐवान असेंबली में थे, ऐवान बल्दिया में थे। ये नाकाम लोग नाकाम हो चुके हैं। मैं हैदराबाद में जो कामयाबियां हासिल की हैं, उन कामयाबियों को महाराष्ट्र में हासिल करने के लिए आया हूं। और अगर कोई जानना चाहता है कि क्यों आए, तो वहां ने जो किया वो करने के लिए यहां आए। अगर ये सब काम नाम नेहाद सेक्युलर लीडर अगर करते होते तो मैं आता भी, तो मेरे लिए जगह नहीं रहती थी। सही या गलत? अगर ये लोग काम करते होते तो मैं क्यों आता था? मजलिस क्यों आती थी? वारिस क्यों जीतते थे? इम्तियाज जलील क्यों जीतते थे? अगर अकबरुद्दीन ओवैसी ने और मजलिस ने जो काम किया है आंध्रा व तेलंगाना व हैदराबाद में, अगर अबू आसिम आजमी, आरिफ नसीम खान, असलम शेख, अमीन पटेल, ये सब जितने भी हैं, अगर ये कर लेते तो अकबरुद्दीन ओवैसी को आने की जरूरत नहीं होती थी। अरे तुम नाकाम हुए, इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी को जगह मिली है। ये मायूस लोग एहसास महरूमी में जीते जीते थक गए हैं। ये लोग आज एहसास महरूमी से निकलकर अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपनी वक़ार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और अपना जायज हक मांगना नहीं चाहते, छीनना चाहते हैं। इसलिए मजलिस के साथ आए हैं। यही फर्क है हम में और उनमें। अरे मैं कहना नहीं चाहता, 2009 में इलेक्शन लड़े आपके एमएलए साहब, आपके मतलब इस हल्के के, असाफेजात का ऐलान किया। कितने? 126 करोड़ के मालिक हैं
लिख कर दिया ना। फिर 2014 में 126 बढ़कर 156 करोड़ हो गए। 6 करोड़ का खर्च बताया, 6 करोड़ निकाल दिए तो 150 करोड़। मैं पूछना चाहता हूं, 150 करोड़ के मालिक ने क्या अपनी जेब से, अपने जाती सरफे से एक छोटा टाइपराइटिंग का इंस्टीट्यूट खोला? क्या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला? क्या एक छोटा दवाखाना खोला? क्या एक स्कूल बनाया? क्या एक मदरसा बनाया? काश बना दिया होता तो मैं आज यहां नहीं खड़ा होता। आप बोलेंगे अकबरुद्दीन ओवैसी तुमने क्या किया? इल्जाम आएगा, जरूर इस मजमे में उनके चाहने वाले भी होंगे, जरूर इस मजमे में मेरी आवाज उन तक पहुंचाने वाले भी होंगे। मैं उनसे कहूंगा कि आओ, तुम्हारा खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा। हैदराबाद आ जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या किया। मैं 20 बरस से चंद्रायनगुट्टा हल्का असेंबली का एमएलए हूं। चैलेंज से कह सकता हूं कि कोई मेरे कारनामे का मुकाबला नहीं कर सकता। हुकूमतों को झुकाया, मजबूर किया, हक को हासिल किया, उसके साथ साथ अपनी जेब से भी किया। आज मेरे हलके में सबसे गरीब स्लम है, भवानी नगर तालाब कट्टा है। उस स्लम में गरीब बच्चों की मुफ्त तालीम के लिए 40,000 स्क्वायर फीट के बिल्टअप एरिया के साथ गरीब बच्चों का एक मदरसा मैंने बनाया है। सिर्फ वो एक मदरसा नहीं, उस मदरसे के बाद एक और मदरसा रियासत नगर जमाल कॉलोनी में मैंने बनाया। वो भी 50,000 स्क्वायर फीट पर इमारत है, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। उस मदरसे के बाद और एक स्कूल बनाया अंबरपेट में, वो भी 40,000 स्क्वायर फीट के बिल्टअप एरिया पे। वहां से अंबरपेट से निकलकर मैंने एक और स्कूल बनाया अपने हलके में, हाफिज बाबा नगर में। 50,000 स्क्वायर फीट से 8 मंजिला इमारत है। फिर और एक स्कूल बनाया, नरसी फूल बाग में बनाया। अब एक बड़ा स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज 1.5 लाख स्क्वायर फीट के पर बन रहा है, जहां पे फ्री तालीम गरीब बच्चों को, बिलखुसूस मुसलमानों को दिया जाता है। आपको मालूम, मेरे हलके में सरकारी मदारिस तो बहुत हैं, लेकिन मेरे बनाए हुए मदरसों में 11,000 बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। मुफ्त, किताबें फ्री, ड्रेस फ्री, जूता फ्री, तालीम फ्री। और मेरे सारे स्कूलों में 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए 3 माह की क्रैश कोचिंग क्लासेस का आगाज हुआ है, जहां पे करीब 1000 बच्चों को 10th बोर्ड एग्जाम की मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और वहां की जबान जो तेलुगु है, ये सारी जबानों को पढ़ाया जा रहा है। और उसके बाद, पढ़ने के बाद जो बच्चा या लड़की 80% मार्क्स लाएगी बोर्ड एग्जाम में, तो 11वीं व 12वीं इंटरमीडिएट में जो भी कॉलेज में पढ़ना चाहेगा बच्चा और बच्ची, उसकी फीस मैं अदा करूंगा। और फिर उनकी फीस अदा करने के बाद वो अगर 80% इंटरमीडिएट में भी लाएंगे तो ग्रेजुएशन की फीस भी मैं देने वाला हूं। और फिर वो बच्चों को मैं 100-150 बच्चों को अपने पास
मेरा एक मरकज आ रहा है, बहुत बड़ा मरकज, 6.5 एकड़ पर दीनी तालीम का मरकज आ रहा है। इंशाअल्लाह 2 साल होगा, हुफ्फाज निकलेंगे, मुफ्तियां निकलेंगी, और उसके बाजू में ये 100 बच्चे और बच्चियों को मैं लाकर रखकर उनको कोचिंग दूंगा, ताकि वो बच्चे IAS बने, IPS बने, IFS बने, IRS बने, सरकारी मुलाजमत में जाए। अरे हम ये काम करना चाहते हैं, इसलिए यहां आए हैं। क्या ऐसा कुछ काम हुआ है आपके पास? क्या ऐसे काम की तरफ आपके दिल में नहीं है? अरे हद तो ये हो गई, मुझे देखकर सुनकर कि गोवंडी के इलाके में एक भी नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, सिर्फ एक है, माफ करना, सिर्फ एक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। सही है ना? बैंक ऑफ बड़ौदा है, वो भी दूसरे साइड है। 2 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सिर्फ 2 कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं होने के बराबर। अरे मैं पूछना चाहता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं है? बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, HSBC क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए। हमारे नुमाइंदों की नाअहली है, नाकामी है, कमजोरी है कि यहां पे बैंक्स नहीं है, यहां पे कचरे के अंबार हैं। क्या हमारे बच्चों के आंखों में ख्वाब नहीं? क्या आपके बच्चों के आंखों में डॉक्टर इंजीनियर बनने का ख्वाब नहीं? क्या आपके बच्चों के आंखों में क्या तालीम हासिल करने का ख्वाब नहीं? क्या आपके बच्चों के आंखों में जिंदगी में कामयाब होने का ख्वाब नहीं है? है, लेकिन देवनार के कचरे में लगी आग का धुआं हमारे बच्चों के ख्वाबों को मिटा देता है और आंखों में आंसू देता है। इसी गंदगी, इसी कचरे को यहां से उठाकर साफ कराने की नियत को लेकर हम आए हैं। लोग बोलेंगे 90 बरस में नहीं उठा, अब आप कैसे उठाएंगे? अरे भाई, सियासत हर एक की बस की बात नहीं होती। अरे भाई, इस सियासत की सहरा में हमने बहुत खाक छानी है, बहुत धूल उड़ाया है, बहुत मुसीबतें उठाई हैं। जैसे हमने रेड्डी से कहा कि रेड्डी की हुकूमत है या मोदी की है, तो वैसी ही कोई चाल रचेंगे, वैसा ही कोई पासा फेंकेंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि कचरे का अंबार यहां से उठकर कहीं और चला जाए, और जरूरत पड़ी तो एक बड़ा एजिटेशन भी हम करेंगे इसके लिए। अब वक्त आ चुका है, आपको उठना होगा। अगर आप नहीं उठेंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं। आपको मालूम मुंबई शहर की एवरेज एज क्या है इंसान के जिंदगी की? कितनी है मालूम आपको? 60 बरस। मुंबई शहर में उस तरफ एवरेज एज ऑफ लिविंग इज 60 years। गोवंडी के लोगों की हयात की उम्र कितनी है मालूम आपको? मालूम आपको? कभी बताया आजमी साहब ने? कभी बताया साइकिल वालों ने आपको? आपको सुन के हैरत होगी, 39 years है सिर्फ। एक इंसान गोवंडी में एवरेज औसत जिंदगी जो जीता है वो 39 years की है। क्या है बताइए? सबसे ज्यादा टीबी के पेशेंट बंबई में अगर कहीं हैं तो वो गोवंडी में है। क्या आपको मालूम है?
हैरत की बात तो यह है कि सबसे बड़ा दवाखाना है तो 20 बिस्तर का एक दवाखाना है, राइट? वही है ना, उससे हटके कोई दवाखाना है 8-10 लाख की आबादी के लिए? क्या एक सरकारी 100 बिस्तर का दवाखाना होना चाहिए या नहीं आपके लिए? आज यही काम को, यही मकसद को लेकर हम आए हैं। मैंने अपनी पहली तकरीर में भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, अलन ऐलान कह रहा हूं, अगर गोवंडी में कोई जमीन देगा मुझे तो जरूर उस जमीन पे अपने पैसों से सबसे पहले गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल और मदरसा बनाऊंगा। अगर जमीन महंगी है तो चलो आधी जमीन के पैसे आप दो, आधी जमीन के मैं देने तैयार हूं, उसके बाद बिल्डिंग भी मैं बनाऊं। आप बोलेंगे अकबर साहब आपके पास इतना है, आपके पास इतना है तो आप ले लो। हां है, मैं अपने हलके से निकलकर मालेगांव में 1.5 एकड़ जमीन खरीदी है, वहां पे मुझे मदरसा बनाना है, वहां बनाऊंगा मालेगांव में। इंशाअल्लाह इस साल तामीर होगा, करीब 20 करोड़ के सरफे से मालेगांव का मदरसा इंशाअल्लाह आइंदा 5 बरस में तकमील करूंगा। वहां पे छोटा दवाखाना, खवातीन के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग भी होगी। मैंने नांदेड़ में भी जमीन खरीदी, 2 एकड़ जमीन खरीदी, वहां पर भी बनाना है, बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। 1 महीने में भिवंडी में भी मैंने जमीन खरीदी है, भिवंडी में भी मैंने जमीन खरीदी है अपने जेब से। इंशाअल्लाह ताला 1 महीने में भिवंडी में भी तामीर का आगाज करूंगा, वहां पर भी इंशाअल्लाह। मैं कहूंगा उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं, हर उम्मीदवार लाखों रुपया पैसा खर्चता है, लाखों रुपया खर्चते हैं। किसके लिए? एक ओहदे के लिए, एक एजाज के लिए। अरे कोई भी ओहदा रहने दो, ये आरजी है, इस चीज को मानो। ओहदा किसी का भी नहीं रहा, किसी बादशाह का तख्त नहीं रहा, किसी बादशाह का ताज नहीं रहा, किसी बादशाह की हुक्मरानी नहीं रही, तो किसी एमएलए और कारपोरेटर के ओहदे की वो सीट क्या बाकी रहेगी? खुदारा जितना पैसा इलेक्शन पे खर्च रहे हैं ना, अगर सारे गोवंडी के उम्मीदवार उसका आधा पैसा गोवंडी के जिम्मेदारों को मस्जिद की कमेटी बनाकर उसमें डाल दें, तो अकबरुद्दीन ओवैसी को बनाने की जरूरत नहीं है, गोवंडी का मेरा भाई खुद बना ले सकता है। सही है या नहीं बताइए? अरे ये काम करो मेरे भाई, आज ये काम करना चाहिए, लेकिन आज हमारे पास नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी बेईमान रहनुमा नहीं है, धोखेबाज सियासतदान नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी झूठा या फरेबी नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी दियानतदार है, मुखलिस है और अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करने वाला, अल्लाह से डरने वाला बंदा है। मगर मैं ये बात कहूंगा मेरी गोवंडी के लोगों से, मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे इजाजत लेना चाहता हूं, क्या गोवंडी के बल्दी इंतखाबात में हिस्सा ले या ना ले? आप बोल दीजिए, क्या हमको इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं? अगर हम लेंगे तो एक बात कहूंगा कि कौन कैसा है मैं तो नहीं जानता ना। हर कोई कहता है भाई मैं बहुत अच्छा हूं, मैं सीट लाऊंगा, मैं जीतूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसी जीत नहीं चाहता जिस जीत के बाद
आवाम को मुसीबत हो, आवाम को तकलीफ हो, आवाम को लूटे, आवाम के जरिए पैसा कमाए। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसी जीत चाहिए। मुझे ऐसी जीत होना है जिस जीत के जरिए आवाम की खिदमत कर सके। तो वैसे लोग होने चाहिए। मैं तो नहीं जानता कि किसके दिल में क्या है, कैसा है। आप लोग अच्छे लोगों को हमारे पास रवाना कीजिए। आप लोग कहिए कि यह दियानतदार है, यह मुखलिस है, लेकिन गरीब है, तो उस गरीब को जिताना हमारी जिम्मेदारी है, बशर्त यह कि वह दियानतदार हो, मुखलिस हो, ईमानदार। आज सियासत ऐसी हो गई। अब अकबर साहब आए, ये हजारों का मजमा है, देख लिए। लोग बोलेंगे अरे बाबा अब तो हिमायम मीम की चल रही है आवाज, हर कोई मीम बोल रहा। आ गए और मेरा हिसाब तो ऐसे हो गया है, माफ करना, खुल के कहता हूं, अपनी जान की बाजी लगाकर मैंने इस जमात को बनाया है और इस इत्तेहाद के लिए 40 दिन जेल में रहा, एक नहीं 4 मरतबा जेल में रहा। आज भी मुझे गिरफ्तार करने, मुझे मारने की कोशिश है, लेकिन मैं कहूंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी सियासी सौदागरों और सौदेबाजों के लिए दुकान खोलने नहीं आया है। अगर मजलिस में कोई आ रहा है पैसा कमाने के लिए या अपनी दुकान खोलने के लिए, तो मैं उससे कहूंगा कि जिस दिन मुझे मालूम हो गया कि वो पैसा कमा रहा है, अल्लाह उसके रसूल की कसम धक्के मार कर अपने जूते और चप्पलों से मार के उसकी जमात से निकालेगा। ये बेईमानों की जमात नहीं है। अगर कोई समझ रहा है कि अकबर साहब आए, तकरीर करे और अकबर ओवैसी की सूरत से वोट मिल गए और वोट मिलने के बाद जीत गए, दुकान का शटर खोले, कारोबार का आगाज कर दिए, तो उस दुकान में घुस के तुम्हारे इज्जत के दामन तार को नोच लूंगा। अभी भी वक्त है। बेईमानों से कहूंगा कि धक्के मार के निकालने से पहले खुद चले जाओ, इसी में तुम्हारी इज्जत है। मेरी सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ सका इतने दिन, लेकिन ये जरूर है मेरी नजरें देख रही हैं। मैं जानता हूं कि कौन दियानतदार है, कौन बेईमान है, कौन कहां से कितना पैसा खा रहा है, किससे तोड़ रहा है, मैं जानता हूं। खामोश हो तो ये ना समझना कि कमजोरी है, खामोशी मौका है उन लोगों के लिए। तौबा कर लो। मैं आपसे भी कहूंगा, खुदारा शरीफुन नफ्स, दियानतदार, मुखलिस, ईमानदार लोगों को आगे बढ़ा कर लाओ। अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, दियानतदार नहीं आएंगे, तो फिर हमारा मुस्तकबिल कैसे बदलेगा बताइए। खुदारा समझिए, आज कई नौजवान या कई जहनों में यह बात होगी कि अकबर साहब की तकरीर अजीब व गरीब है। आज अकबरुद्दीन ओवैसी कोई मदारी नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी कोई तमाशा बताने वाला या डुगडुगी बजाने वाला मदारी नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी हक की आवाज है, हक की पहचान है, बेबाकी की आवाज। आज मैं अपनी अंदाज गुफ्तगू में तब्दीली लाया हूं, इसलिए कि हक़ाइक़ को आपके सामने रखूं। ये देखिए, ये क्या है? ये किताब है, बताओ ना, लेकिन थोड़ा सा सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड वल्नरेबिलिटीज, a report
of the baseline survey of M East Ward, Mumbai. M East Ward क्या है? गोवंडी, चीता कैंप, शिवाजी नगर, रफीक नगर, यही सारे इलाके हैं ना। अकबरुद्दीन ओवैसी कहीं आता है तो सिर्फ जज्बाती बातें नहीं करता, पूरी तैयारी कर आता है। अगर मुंबई आया हो तो मुंबई की एक एक बस्ती का नाम जानता हूं, वहां के मसाइल जानता हूं। क्या ये रिपोर्ट कह रही है? ये रिपोर्ट देखकर मुझे हैरत हुई। यहां पे लिखा है हेल्थ के बारे में, वुमेन के बारे में, स्टंटिंग हुई है 45% बच्चों को, माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा है। जुमला 1 लाख बच्चे हैं गोवंडी और एम ईस्ट के एरिया में। 1 लाख बच्चों में 45,000 बच्चे स्कूल्स को जाते हैं, प्राइमरी स्कूल्स को 45,000। हाई स्कूल में कितने? सिर्फ 1,800। 45,000, 1,800 पर हाई स्कूल में। और कितने बच्चे स्कूल्स को नहीं जाते? 50,000 बच्चे स्कूलों को नहीं जाते। खर्चे कितने दिए जाते हैं इस इलाके में? लेस देन 6%। माल न्यूट्रिशन 45% बच्चों में है। आपको सुन के हैरत होगी, मैं आज से 2 बरस पहले आया था। हमारे जनरल सेक्रेटरी आबिद साहब, आसिफ जैसे साहब ने कहा कि अकबर साहब चलिए गोवंडी जाते हैं। मैं ईद यहीं पर मनाया था, हैदराबाद नहीं गया था, यहीं पे ईद मनाया था। अपने घरदार को छोड़कर यहीं था, इलेक्शंस थे। इन्होंने कहा अकबर साहब चलिए जाते हैं बकरे लाने के लिए। कहां पर? देवनार में, सही है ना? यहां पे बकरों की मंडी लगती है। पूरे मुंबई के लोग बकरे ले जाए, लेकिन फूड कंज्यूम, मैं यहां पे अगर पढ़ूं तो आपको सुन के हैरत होगी कि 59% के घर वाले जो यहां 59 मतलब 60% लोगों के पास 3 वक्त का खाना भी नहीं है। 35% लोग दिन में 1 मर्तबा खाना खाते हैं। यहां लिखा हुआ है जब खाना खाते हैं तो क्या क्या खाते हैं? कहा कि 83% मिल्क पीते हैं, सिर्फ मिल्क, ओनली मिल्क। पल्सेस 78%। लीफी वेजिटेबल्स, तरकारी, पत्तेदार तरकारी कितनी? 67%। उसके बाद अदर वेजिटेबल्स 59, मेवेजात 10%। अंडा गोवंडी के लोगों के नसीब में सिर्फ 8% लोगों को अंडा मिलता है। 8। और उसके बाद मटन एंड चिकन। हंसने की बात नहीं है, हंसो नहीं खुदारा। मुझे रोना आता है जब मैं देखता हूं, मुझे रोना आता है कि मेरे घर में 2 वक्त की रोटी नहीं। मुझे रोना आता है मेरे बच्चों के इलाज के लिए दवा खाने नहीं। मुझे रोना आता है मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे नहीं। मुझे रोना आता है खाने के लिए खाना नहीं मेरे भाइयों बहनों के घरों में। अरे आज मैं उस दर्द को लेकर आया हूं तुम्हारे पास, इख्तियार के लिए नहीं आया हूं। गोवंडी में चिकन और मटन खाने वाले पूरे एम ईस्ट एरिया में सिर्फ 3% लोग हैं। 3% के नसीब में चिकन और मटन है, और बकरों की सबसे बड़ी मंडी यहां लगती है। कम उम्री में लड़कियों की शादियां सबसे ज्यादा होती हैं तो गोवंडी में होती है, हमारी बच्चियों की। अरे क्या है, न सिर्फ ये, आप बताइए, इतनी ज्यादा तफसीलात हैं कि वक्त नहीं है। आइंदा आऊंगा जब
तो जरूर इस ताल्लुक से कहूंगा, ये पूरी किताब करूंगा और इंशाअल्लाह ताला समाजवादी पार्टी के सदर कौन है नहीं मालूम, मुलायम है, अखिलेश है नहीं मालूम, साइकिल कौन चला रहा है ये भी नहीं मालूम। इम्तियाज भाई ने कहा कि टायर अलग हो गया है, वो अलग हो गया है, सब अलग हो गया है, अब हैंडल हाथ के हाथ में आ गया, अब ये आलम है। तो जो भी सदर उनको भेजूंगा और आपके यहां के एमएलए साहब को भी भेजूंगा ये कॉपी जरूर, कि देखो ये तुम्हारा कारनामा है, ये तुम्हारी कारकर्दगी है, अगर शर्म है, हया है, तो वक्त का तकाजा है कि समाजवादी पार्टी छोड़ दो, अकबरुद्दीन ओवैसी तुमको अपनी कुर्सी में बिठा देगा। वहां हमारे जैसा कोई बोल नहीं सकता, बोलते अखिलेश बोलता हूं खामोश, यहां पे कोई खामोश बिठाने वाला नहीं है, अगर खामोश बैठते हैं तो अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ता है। यही है मजलिस, यही मजलिस है। अरे आप बताओ कि आज औकाफी जायदादों के बारे में मुख्तसरन कहूंगा और उसके बाद मेरे फेवरेट टॉपिक पे आऊंगा। 15 मिनट है, बराबर 15 मिनट। नहीं मालूम ये 15 मिनट का मुझसे क्या रिश्ता है, मगर बड़ा रिश्ता है। इंशाअल्लाह इस 15 मिनट में मिस्टर मोदी के बारे में बोलूंगा। नहीं तो आप बोलेंगे कि अकबर भाई कुछ नहीं बोले। खैर, मगर एक बात कहूंगा, औकाफी जायदादों के बारे में कहूंगा। मुंबई में 1200 प्रॉपर्टीज है औकाफ की, वक्फ की। मुंबई में महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर्स रिपोर्ट है जिसने कहा नहीं 1200 नहीं 1500 है। वक्फ काउंसिल रिपोर्ट कहती है 1200, महाराष्ट्र चैरिटी कमीशन कहती है 1500। मेरे एमएलए साहबान आप भी सुनिएगा, असेंबली में उठाना है इसको। सर्वे कमिश्नर कहता है कि ना 1200 है ना 1500 है, सिर्फ 350 है। अरे कहां गए ये प्रॉपर्टी? क्या कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे? मेरा सवाल है, मुंबई का कोतवाली का ऑफिस भी मौकूफा है, वक्त आराजी पर है। क्या आपको मालूम था? आपको मालूम सिर्फ अंबानी का घर वक्त की जायदाद पे है, उससे हटके बहुत है भाई, बहुत है। लेकिन आज इन सारे मसाइल को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन उठाना चाहती है, चाहे गोवंडी का डंपिंग यार्ड हो, हेल्थ का हो या फिर एम्प्लॉयमेंट का हो। 80% लोग यहां पे बेरोजगार हैं। मुंबई में हर शहरी महाना 15,000 कमाता है, तो गोवंडी वाला कितना कमाता है मालूम आपको? यह रिपोर्ट के हिसाब से 7,000 रुपये डेली, माशी तौर पे कमजोर। एजुकेशन के बारे में मैंने आपसे कहा, हम इन सारे मसाइल को उठाना चाहते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में भी आपके सामने है। पानी के बारे में भी इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि पानी की लाइन एक है, उसके बाद कई जगह पे पानी नहीं है। आज हम अगर जीतते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जीतने के बाद पानी की लाइन तो बाद में आएगी। हमारा हर जीतने वाला कॉरपोरेटर अपने कॉरपोरेटर के एरिया में कॉरपोरेटर फंड से अगर नहीं रहे तो मैं अपनी जेब से दूंगा। मिनरल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम लगाएंगे। 1 रुपये में हम 1 रुपये में इतना बहुत सा पानी देंगे। आप बोलेंगे कितना? 40 लीटर पानी 1 रुपये में हम देंगे।
आप बोलेंगे अकबर साहब 1 रुपया क्यों ले रहे? भाई वो 1 रुपया लेना जरूरी है, क्योंकि उस 1 रुपये से हम एक आदमी को, एक बहन को वहां बिठाना चाहते हैं ताकि वो उसकी देखभाल कर सके, उसका मेंटेनेंस कर सके। हैदराबाद में भी है इंशाअल्लाह ताला। गोवंडी में भूख है। मजलिस अगर मुंबई कॉरपोरेशन में जीतेगी तो इंशाअल्लाह ताला ऐलान करता हूं कि हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे। हैदराबाद में आपको मालूम 2 वक्त का खाना दिया जाता है हैदराबाद में, हमारी बल्दिया की तरफ से, कॉरपोरेशन की तरफ से। कितने में मालूम आपको? 5 रुपये में। वैसे फूड के स्टॉल मराकज गोवंडी में भी कायम करने का हमारा मंसूबा है, हमारा इरादा है, ताकि 5 रुपये में खाना मिल सके। यह काम करना है। हम इख्तिदार पे बैठना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि काम हो, और यह काम इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन करेगी। आपसे यह भी कहूंगा कि वक्त और हालात की नजाकत को महसूस करिए। आज वक्त नाजुक है इस मुल्क का कि आज फिरका परस्त ताकतें इस मुल्क के इस्तेहकाम को खत्म करना चाहते हैं। आज ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को मजहब के नाम पर बांटें, और ये कोशिश कर रहे हैं कि नफरत के बीज को बोए। हमको आज चाहिए कि हम मुनज़्ज़म रहें, मुत्तहिद रहें, और अपने इत्तेहाद के जरिए इनका मुकाबला करें। याद रखो, अगर आप अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं तो आपके नुमाइंदों को में होना होगा। अगर बाजारों में रहेंगे तो हम यहीं पे चौराहे पे चीखेंगे, हमारी आवाज यहीं पे दब के खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऐवान में होंगे तो हम हालात से मुकाबला कर सकते हैं, अपने मसाइल को हल करवा सकते हैं। आज ये मुल्क कहां जा रहा है आप देख रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन हुआ, वारिस साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जापान में थे तो हंस रहे थे, जापान में थे हंस रहे थे, हिंदुस्तान को आए तो रोने लगे, मुझे मार देंगे, फुला कर देंगे। अरे कौन मारेगा, क्यों मारेगा, आप बताइए। अरे ये तो मुंबई नगरी है, कई फिल्म स्टारों को आपने देखा, मगर मैं कहूंगा कि इन सब जितने भी फिल्म स्टार हैं, दिलीप कुमार होने दो, अमिताभ बच्चन होने दो, शाहरुख खान होने दो, ये सब छोटे हैं हमारे इस बड़े अधिकार के सामने। बस अदाकारी अदाकारी। पार्लियामेंट में गए तो माथा टेक दिया, ये ऐसा है वैसा है। इलेक्शन से पहले बोले पहले शौचालय बाद में देवालय। कितने शौचालय बनाए मिस्टर मोदी, मैं पूछना चाहता हूं। ना कोई शौचालय बने ना कुछ। आज अमित शाह ने बयान दिया कि अक्सरियत आ जाएगी तो राम मंदिर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि मजहब के नाम पर वोट हासिल नहीं कर सकते। काश ये फैसला 20 बरस पहले आ गया होता तो शायद ये बीजेपी, ये मिस्टर मोदी इस मुल्क का वजीर आजम ना होता। और आज बोलेंगे अकबर साहब क्या बोल रहे थे। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी, मजहब के नाम पे जो इम्तियाज बरता गया, जो हक तलफी हुई, जो नाइंसाफी हुई, जो हक से महरूमी हुई, उस हक तलफी को हक में बदलने, नाइंसाफी को इंसाफ में बदलने और इम्तियाज को खत्म करने के लिए आया है। सबसे कमजोर पिछड़े हुए जो हैं उनको इंसाफ दिलाने आया। अगर मेरे सीने में गुजरात के फिसादात में तबाह होने वालों का गम है, अगर मेरे सीने में इशरत जहां का गम है, अगर मेरे सीने में एहसान जाफरी का गम है, तो मेरे सीने में हेमंत करकरे की मौत का भी गम है। हम इस मुल्क के वफादार हैं। हम इस मुल्क की शान के लिए, शौकत के लिए, अजमत के लिए लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। ये मुल्क हमारा था, हमारा है
हमारा रहेगा। इस मुल्क को हमने ताज दिया है, कुतुब मीनार दिया है, हमने इस मुल्क को मक्का मस्जिद, जामा मस्जिद दी है। अरे आज हिंदुस्तान का हमारा वजीर आजम जिस लाल किले पर हिंदुस्तान के परचम को लहराता है, वो लाल किला भी हमारे अजदाद ने बनाया। अरे हम उनके वारिस हैं, हम उनके जानशीन हैं। गौर करो मेरे भाई, उनके वारिस, उनके जानशीन आज दुनिया में इतने पीछे क्यों हैं? इसलिए है कि हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं। खुदारा मेरे नौजवानों, बुजुर्गों से कहूंगा कि आपने सबको आजमाया है, एक मर्तबा इस नौजवान को भी आजमा के देख लो। आपकी आजमाइश पे हम कामयाब उतरेंगे, हम आपको मायूस नहीं करेंगे, आपके हक के लिए जिद्दोजहद करेंगे। ये आपकी जमात है, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपकी जमात है, और इस जमात को कामयाब करना आपका हमारा फर्ज फरीजा है कि हम आगे बढ़कर इस जमात को मजबूत करें। अगर आज हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर मुस्तक़बिल में आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी। मैं आपसे यही कहूंगा कि खुदारा हालात को देखिए, समझिए। मैंने अभी अपनी तकरीर में भी कहा कि दियानतदार ईमानदार लोगों को देंगे। ये बैनर ऐसे रखेंगे तो ये मजलिस का कल्चर नहीं है। अगर ऐसे बैनर रखेंगे तो हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। जमात मजलिस शख्सियत की मोहताज नहीं है, शख्सियत जमात की मोहताज है। शख्सियतें आते रहेंगी, जाते रहेंगी, जमात कायम दायम रहेगी। क्या अकबर ओवैसी, अगर अकबर ओवैसी मर गया तो क्या मजलिस बंद हो जाएगी? नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी मर जाएगा तो अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी की जगह किसी और को पैदा कर लेगा। अल्लाह का काम जारी रहेगा, अल्लाह का काम अकबर ओवैसी का मोहताज नहीं। आपसे भी कहूंगा, खुदारा मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने एक एक वोट के जरिए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। 10 बजने आ रहे हैं, कहना तो बहुत था, वक्त नहीं था। खैर इंशाअल्लाह कल है। अब मैं 20 तारीख तक यही हूं, 20 तारीख तक यही हूं। रोजाना आइएगा, रोजाना से इंशाअल्लाह। कल खड़क पर है, शायद मोहम्मद अली रोड खड़क पर है। इंशाअल्लाह ताला वहां पे आपकी और हमारी मुलाकात हो गई, और जो बचा हुआ है इंशाअल्लाह वहां पे मुखातिब करेंगे। बस आपसे आखिर में फिर से यही अपील करूंगा कि मजलिस का निशान क्या है? मजलिस का निशान क्या है? मजलिस का निशान पतंग है। जबरदस्त पतंग फैलाइए, अच्छा फैलाइए और दबा के खींच दीजिए नीचे से। ये मजलिस की कामयाबी आपकी कामयाबी होगी। वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Thank you for watching on Gully News.